नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है क्लास तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी आरओ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन कराया जा रहा है। आपको सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ सारे टेस्ट की दी जा रही है। 15 फुल सिलेबस टेस्ट दिया जा रहा है जिसमें कि 3000 क्वेश्चंस होंगे विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बायलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होंगे। क्लास यहाँ पर 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। अगर इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ पर 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप वीडियो टेस्ट लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य और दूसरी तरफ इनके टाइटल्स दिए गए हैं। प्रियदर्शी, सेंड्रोकोटस, अमित घात, विष्णुगुप्त। तो आप सभी को पता है कि चाणक्य को हम विष्णुगुप्त नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डी का 4th होगा। तो यहाँ पर डी का 4th आपके 2 ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर बिंदुसार को अमित घात भी कहा जाता है। ठीक है, तो बी का 3rd हो जाएगा। यहाँ पर बी का 3rd भी यहाँ पर दिया गया है। चंद्रगुप्त की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त को हम किस नाम से जानते हैं? हम सेंड्रोकोटस के नाम से जानते हैं। और अशोक को प्रियदर्शी अशोक। तो सी का 1st। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्लास वो क्या हो जाएगा? पहले का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी का 3rd हो गया, डी का 4th हो गया, ए का 2nd हो गया और आपका एक और सी का 1st हो गया। तो सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न अब हम लोग देखते हैं क्लास। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में हीनयान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों में विश्वास। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयान का मूर्ति पूजा में विश्वास था। हीनयान के मतानुसार निर्वाण प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों में हीनयान को विश्वास था, ये बिल्कुल सही है। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयान में कहा जाता था कि इंसान को अपने कर्म का फल मिलता है। कर्म पे विश्वास रखता था, मनुष्य के कर्म पे। हीनयान का मूर्ति पूजा में विश्वास था? नहीं, हीनयान का मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। हीनयान के मतानुसार निर्वाण प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, ना ही उन्हें मूर्ति पूजा पे विश्वास था, ना ही उन्हें पुनर्जन्म पे विश्वास था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। तो कौन सा स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा? सी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजों को हम डिस्कस करते हैं। हीनयान की जब हम बात करते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निम्न मार्ग। ठीक है, हीनयान बौद्ध के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप से बनाए रखना चाहते थे। ये लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ठीक है, तथा बुद्ध स्मृति चिन्हों की पूजा करते थे। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। याद रखिएगा, महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, हीनयान नहीं करते थे। और ना ही ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये व्यक्तिवादी कर्म में विश्वास करते थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष उनके स्वयं के प्रयत्नों से ही मिलता है, अपने स्वयं के कर्मों से ही मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है क्लास, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। 3rd प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपको दिया गया है हड़प्पा ध्वंस वेशों के विषय में सबसे पहली जानकारी 1826 में चार्ल्स मैक्सन ने दी। दूसरा दिया गया है हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु अंकित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मैक्सन द्वारा ही दी गई थी, ये बिल्कुल
सही है। और हड़प्पा की मोहरें आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा श्रृंगी पशु अंकित है, ये भी सही है। यहां पर सी आपका सही उत्तर है। व्याख्या एक बार हम लोग देखेंगे। यहां पर हड़प्पा में अगर हम देखते हैं तो यहां पर इसकी सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मैक्सन द्वारा 1826 में दी गई थी, ये बिल्कुल सही है। फिर हड़प्पा से आपको पता है कि कब्रिस्तान, R37 श्रमिक आवास, धोती पहने हुए मूर्ति, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, कई प्रकार के चित्र हमें मिलते हैं। लेकिन हड़प्पा की जो मोहरें हैं उसमें ज्यादातर हम देखेंगे तो श्रृंगी पशु अंकित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? मौर्य साम्राज्य के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताइए, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, कलिंग या स्वर्णगिरी? तो ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा, दक्षिणापथ प्रांत की मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपकी स्वर्णगिरी थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य की क्लास जब भी हम बात करते हैं, व्याख्या देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके प्रांत, जो मुख्य प्रांत थे वो था उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, मध्य प्रांत और दक्षिणापथ। ठीक है, उत्तरापथ की जब हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अवंती राष्ट्र की हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। कलिंग की बात करेंगे तो यहां पर इसकी राजधानी क्या थी? तोशाली थी। ठीक है, मध्य प्रांत की बात करेंगे तो मध्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया था। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न क्लास बनता है तो इंपॉर्टेंट है ये चीज आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? ये आपकी क्लास का सबसे आसान प्रश्न है और आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया भी प्रश्न है। तो बताइए, गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? तो आपको पता है सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ही हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख भी मिलता है। ए आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्लास, जब हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है प्रश्न को डिफिकल्ट बनाने के लिए आपको बोल दे कि ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो आप बताएंगे तीसरे मंडल में मिलता है। और अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है। ठीक है, 1000, ठीक है, 28। दूसरे से 7वां मंडल सर्वाधिक पुराना है, इसमें इसके 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख भी मिलता है। तो एक एक पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद का पाठ पुत्र नामक पुरोहित करते थे और गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद की 5 शाखाएं थी। इन 5 शाखाओं का भी नाम आप याद रखिएगा, शाकल, वास्कल, आशुलायन, संखायन और मंडुकायन। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें नास्तीय सूक्त है, संवाद सूक्त का वर्णन किया गया है। ये याद रखिएगा, किन सूक्त का वर्णन किया गया है 10वें मंडल में? नास्तीय सूक्त का और संवाद सूक्त का वर्णन किया गया है। संवाद सूक्त को भारतीय नाटक की अंकुरावस्था माना जाता है। पूछा जाएगा कि भारतीय नाटक की अंकुरावस्था किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे संवाद सूक्त को। और संवाद सूक्त का वर्णन किसमें किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये चीज क्लियर रखिएगा क्लास। जो पॉइंट बताती जा रही हूं उसको एक जगह नोट डाउन करिए। अब देखिए, ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्लाइड को आराम से पढ़िएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अगर ऋग्वेद से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। चलिए, अब हम फिर थोड़ी देर बाद 6वें प्रश्न को देखते हैं। 6वां प्रश्न देखिए, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो किसको दी गई थी बताइए? बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को या फिर अरविंद घोष को? तो किसको दी गई थी 1908 में इम्प्रिजमेंट की सजा? सेडिशन का चार्ज इन पर लगाया गया था।
अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 1905 में क्या हो गया था, बंगाल का विभाजन हो गया था, बंगाल को विभाजित कर दिया गया था और उस समय लॉर्ड कर्जन था। 1907 में फूट पड़ गई थी, किसमें फूट पड़ गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो दो हिस्सों में बंट गई थी, एक आपके एक्सट्रीमिस्ट थे और एक आपके मॉडरेट्स थे। जो एक्सट्रीमिस्ट थे गरम दल थे और नरम दल थे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स जो थे वो किस पॉलिसी पे बिलीव करते थे? 3P पे। वो प्रे करते थे, पेटिशन करते थे, लेटर लिखते थे। उनको लगता था कि अगर हम ब्रिटिश राज तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश राज के ही बच्चे हैं। तो वो इस चीज में बिलीव करते थे कि अगर हमारी बात या हम पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो क्वीन तक पता चलेगा उनको, तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा कदम उठाएंगे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो जान गए थे बंगाल विभाजन के बाद कि ये हमारी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि लोगों के इतना अपोजिशन करने के बाद भी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया। ठीक है, तो यहां पर एक्सट्रीमिस्ट समझ गए थे। और एक्सट्रीमिस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम किन नेताओं को याद रखते हैं? बाल, पाल और लाल को। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। अगर आपके परीक्षा में कभी भी प्रश्न बना कि बाल, पाल, लाल में से कौन सा एक ऐसा लीडर है जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कभी भी प्रिसाइड नहीं किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता बाल, पाल, लाल में से कभी भी नहीं की किसने, तो आप किसका नाम बताएंगे? बाल गंगाधर तिलक का। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कभी भी प्रिसाइड नहीं किया। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा था और उसका उत्तर भी क्या था कि बाल गंगाधर तिलक ने आईएनसी को कभी भी उसकी अध्यक्षता नहीं की थी। ये चीज याद रहेगा आपको। ठीक है, मॉडरेट्स आपको पता है ये प्रेयर, पेटिशन, इन सब पे बिलीव करते थे। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है कि 6 ईयर इम्प्रिजमेंट 1908 में किसको मिला था? वो बाल गंगाधर तिलक को मिला था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है? बाल गंगाधर तिलक है। अच्छा, यहां पर बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड और क्या प्रश्न पूछते हैं? एक प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया कि किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कभी नहीं प्रिसाइड किया था, आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। दूसरा पूछा जाता है कि फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसे कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। ये भी पॉइंट ऑफ याद रखेंगे। इसी तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है कि फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया बाल गंगाधर तिलक को किसने बोला है? तो आप क्या बताएंगे? वैलेंटाइन चिरोल का नाम। इनका भी नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। फिर और क्या पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन सी मैगजीन लिखी थी? तो आप केसरी और मराठा का नाम बताएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मराठा है ये आपका केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में लिखा और मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा। तो ये भी चीज आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड। तो इतनी चीजें हो गई, तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी व्याख्या में लिखे हैं उनको भी मैं एक बार आपको बता देती हूं। सबसे पहले, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। ठीक है, केसरी में वर्णित लेखों के फलस्वरूप ही बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, याद रखिएगा। और उसी के चलते 1908 में इन्हें 6 वर्ष का कारावास देकर किस जेल में भेजा गया? मांडले जेल बर्मा में कैद कर दिया गया था। और इसी कारावास के समय जब वो मांडले जेल में थे तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा आर्किटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक और गीता रहस्य। ये याद रखिएगा, परीक्षा में अगर कभी भी पूछे कि जब बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में बंदी थी तो उस समय उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की? तो आप क्या बताएंगे? आर्किटिक होम ऑफ द वेदास और गीता रहस्य। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए 7वां प्रश्न अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। दूसरा है तोरमाण हूणों का प्रथम शासक था। तीसरा है अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। और आखिरी है भारत में हूणों का आक्रमण कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो A, B, C, D में से आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वारा चलाए गए थे, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। फिर दूसरा,
तोरमाड़ हुड़ों का प्रथम शासक था, ये भी सही है। अंतिम गुप्त शासक आपका विष्णुगुप्त तृतीय था, ये भी सही है। लेकिन भारत में हुड़ों का आक्रमण कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। स्कंदगुप्त के समय पे हुड़ों का आक्रमण हुआ था भारत में। ठीक है, भारत में हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और इसका पता हमें कहां से मिलता है, भित्री स्तंभ लेख से मिलता है। ये भी मैंने आपको बताया है। भित्री स्तंभ लेख किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है, तो आप समुद्रगुप्त का भी नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी आपका सही उत्तर हो गया। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र मुद्राएं चलाई थी। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ही चलाए गए थे। अंतिम गुप्त शासक आपका कौन था, विष्णुगुप्त तृतीय था। तोरमाड़ हुड़ों का प्रथम शासक था। और ध्वन विष्णु के एरर अभिलेख में इसका उल्लेख भी मिलता है, ये याद रखिएगा। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि भारत में हुड़ों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न। आठवां प्रश्न जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा समय लीजिए क्लास और पढ़िए ध्यान से पढ़िए और बताइए उत्तर क्या होगा, बताइए। तो यहां पर देखिए, पुरातत्व विवादों को कई स्थलों से मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों को कई स्थलों से मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक एरा फ्रॉम मेनी साइट्स। दूसरा आपको दिया गया है, नव पाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार शव दफनाकर करते हैं। और तीसरा दिया है, नव पाषाण काल में लोगों को वस्त्र बुनने की कला का ज्ञान हो गया था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ये हमने अभी कल वाले टेस्ट में भी डिस्कस किया है कि हम लोग बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की, मेसोलिथिक एज की और नियोलिथिक एज की। मैंने आपको बताया था जब हम बात करते पूरा पाषाण काल की, पैलियोलिथिक एज की, तो इसमें मेनली जो आपके जो ह्यूमंस होते हैं वो आपके हंटर होते हैं। और वो हंटिंग करने के बाद बड़े बड़े ईंटों से जानवरों को मार के उनका मांस खा के फिर उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मेनली ये गुफा पे रहते हैं, पेड़ में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, मेसोलिथिक एरा आता है। मेसोलिथिक एरा में जो आपके स्टोन्स है, इसको हम माइक्रोलिथिक एरा भी कहते हैं, उनकी साइज थोड़ी छोटी हो जाती है। मैंने आपको बताया ना कि जब पैलियोलिथिक एज था तो हो सकता है किसी एक बड़े ईंट से जानवर को मारा जा रहा हो और वो बड़ा ईंट नीचे गिर गया हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया हो और एक शार्प उसमें स्टोन्स में टूट गया हो। तो कोई ह्यूमन ने उसको उठाया हो और उसको लगा, अरे वाह, इससे तो जानवर को मारना और आसान है और हम दूर से आराम से मार सकते हैं, खतरा भी नहीं है हम पे। तो इस तरीके से मेसोलिथिक एज आया। मेसोलिथिक एज के बाद नियोलिथिक एज आया। नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर आया। मैंने आपको बताया था ये चीज, लोग सेटल होने लगे, एक जगह अपना बाकायदा घर बनाने लगे, रहने लगे। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए, इसी समय वस्त्र भी बुनने लगेंगे, वो कपड़े भी पहनने लगेंगे, खाना पकाने भी लगेंगे। तो नियोलिथिक एज में ये सब चीजें हैं। यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 9वां प्रश्न। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। अब आपको पता है कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, उस समय लॉर्ड कर्जन था, ये आप सभी को पता होगा। यहां पर पूछ लिया है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो बताइए। तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर थे, एच.एस. रिजले थे, या फिर बॉड्रिक थे, या फिर ए.टी. अरुणडेल थे। तो यहां पर ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या है, सर एंड्रयू फ्रेजर। ए आपका सही उत्तर है। अब थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन के बाद पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल में विभाजित हो गया था। पूर्वी बंगाल का जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो ब्लूमफील्ड फुलर थे, ठीक है, तथा पश्चिमी बंगाल के जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बने वो एंड्रयूज फ्रेजर बने। तो दोनों ही नाम आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बना भी है और आगे भी संभावना है बन सकता है।
अगला प्रश्न हम देखेंगे 10वां प्रश्न, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बता दीजिए। राजेंद्र प्रथम ने, राजराज ने, विजयालय ने, राजेंद्र द्वितीय ने। तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजयालय द्वारा की गई थी। सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा 850 ईस्वी में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, यहां पर ये भी याद रखिएगा आप। चलिए आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को, 11वें प्रश्न को। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, सिकंदर लोदी था या फिर इब्राहिम लोदी था? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी में से। तो यहां पर याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार में शामिल होता था। ठीक है, और होली में किसने अपना वो किया? तो होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला भी सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ये याद रखिएगा। तो यहां पर सी आपका और बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखेंगे 12वां प्रश्न। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षक स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहां पर अवस्थित है? तो बताइए कहां पर है जहां पर पिलर से आपके म्यूजिक निकलता है? तो ये आपका बेल्लूर में, भद्राचलम में, हम्पी में या फिर श्रीरंगम में है? तो बताइए। हम्पी जो थी क्लास, सबसे पहले आप याद रखिएगा, हम्पी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और हम्पी में ही विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ है। और पूछेगा अगर विट्ठल मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ है? तो आप बताएंगे तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय ने कराया था। ठीक है, इसके जो हॉल है उसमें जो आपके स्तंभ है उस स्तंभ को थपथपाने से संगीत निकलता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहां पर? बताइए होयसल स्मारक कहां पर पाए जाते हैं? हम्पी और हॉस्पेट में, हेलिब्रेट और वेल्लोर में, मैसूर और बेंगलुरु में या फिर श्रृंगेरी और धारवाड़ में? तो यहां पर ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? बताइए सही उत्तर क्या है यहां पर? हाँ, तो यहां पर देख लीजिए क्लास, यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है हेलिब्रेट और वेल्लूर में। ठीक है, बी आपका, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब यहां पर हम देख लेते हैं विष्णुवर्धन होयसल वंश का एक वीर और प्रतापी राजा था। उसने द्वार समुद्रम को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, यहाँ पे परीक्षा में पूछेगा तो द्वार समुद्रम आधुनिक हेलिब्रेट को अपनी राजधानी किसने बनाया था? विष्णुवर्धन। ये किस वंश से बिलोंग करता था? होयसल वंश का राजा था ये, जो वर्तमान समय में कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। होयसल राजवंश की राजधानी होने के कारण यह होयसल स्थापत्य कला का अद्भुत केंद्र था और यहाँ के प्रमुख स्थापत्य कला के उदाहरण होयसालेश्वर, केदारेश्वर मंदिर एवं चिन्नकेशव मंदिर वेल्लूर में है। ये चीज याद रखिएगा। होयसल वंश देवगिरी के यादव वंश के समान ही द्वार समुद्र के यादव कुल का था और इसलिए इस वंश के राजाओं ने उत्कीर्ण लेखों में अपने आप को यादव कुल तिलकै कहा है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस वंश ने अपने आप को यादव कुल तिलकै कहा है? तो आप याद रखेंगे होयसल वंश ने। तो इतनी चीज हमने डिस्कस कर ली जो इंपॉर्टेंट थी। अगला हम देखते हैं क्लास 14 प्रश्न को। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने का आरंभ हुआ और इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बताइए। देखिए, गन पाउडर के यूज की बात करें या मेहराब और गुंबद बनाने का आरंभ करें तो ये बाबर के आने के समय से नहीं हुआ है। इनका यूज भारत में पहले भी होता था भारतीय उपमहाद्वीप में। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल आपके गलत हैं। याद रखिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल आपके गलत हैं। थर्ड स्टेटमेंट, इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हुआ, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, आप सभी को पता होगा यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं बाबर की तो यह तैमूर वंश से संबंधित था। ठीक है,
और बाबर का जो पहला युद्ध भारत में हुआ वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? लोधी वंश के इब्राहिम लोधी से हुआ था ना, और जिसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। और इसके बाद भारत पर मुगलों का आधिपत्य भी स्थापित हुआ था। ये चीज याद रखिएगा। हाँ, इस युद्ध में पहली बार बाबर ने बड़े पैमाने पर बारूद का प्रयोग किया था, लेकिन बारूद का प्रयोग भारत में पहले भी होता आ रहा है। बहमनी सुल्तानों को और मंगोलों द्वारा बारूद का पहले भी भारत में प्रयोग होता था, बट पहली बार बड़े पैमाने में बारूद का प्रयोग 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ, जिसमें कि बाबर किसके विरुद्ध लड़ रहा था? इब्राहिम लोदी के, और इब्राहिम लोदी ये यहाँ पर हार भी हो जाती है। तो क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ओनली थर्ड। चलिए 15 प्रश्न को हम देखते हैं। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश कालीन भारत के नगर नियोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही है? नगरों की उन्नति के लिए धन सार्वजनिक लॉटरी के द्वारा भी एकत्रित किया जाता है। दूसरा है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में महामारी की आशंकाओं ने नगर नियोजन को बढ़ावा दिया। यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, अगर दोनों ही स्टेटमेंट को हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है और सही भी है। हमको पता है कि नगरों की उन्नति के लिए सार्वजनिक लॉटरी के द्वारा धन आपका एकत्रित किया जाता था, और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में महामारी की आशंकाओं ने नगर नियोजन को बढ़ावा भी दिया था। तो सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैम उत्तर बहुत जल्दी बता दे रही हैं, तो आप अपनी तरफ से ही प्रश्न को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने उत्तर को दीजिए मन में, और फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप देखिए कि आपके प्रश्न का उत्तर सही है कि नहीं है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर देखते हैं। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश कालीन भारत में नगर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जो कि आपके प्रश्न में एज इट इज दिया गया था। बढ़ती जनसंख्या एवं नगरों के संतुलित विकास के लिए नगर नियोजन प्रणाली को अपनाया गया, और लॉर्ड वेलेस्ली के बाद नगर नियोजन के विकास पर विशेष कार्य प्रारंभ किए गए, और 1817 में नगरों की उन्नति के हेतु धन सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से भी एकत्रित किए जाने लगा। वही जो चीज आपके प्रश्न में दी गई है वही आपके व्याख्या में लिखी है। इसीलिए मैं हर प्रश्न की व्याख्या को नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि सेम पॉइंट को फिर रिपीट करना आपका समय बर्बाद करना हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर लिखी है। चलिए 16वें प्रश्न को हम देखते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? मुंबई में, वर्धा में, लखनऊ में या फिर त्रिपुरा में? तो याद रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा से पास किया था। तो उत्तर आपका क्या हो गया? बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई क्लास। तो देखिए, जुलाई 1942 को अपनी वर्धा बैठक में कांग्रेस कार्यकारी समिति ने एक लंबा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मांग की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन तुरंत खत्म होना चाहिए। इस प्रस्ताव को 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अनुमोदित किया गया, जिसने औपचारिक रूप से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का नेतृत्व किया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये भी चीज आपको क्लियर होगी। और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, और बाद में अंततः गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। आपको पता है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? डू और डाई। ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और ग्वालियर टैंक मैदान से ये भी चीज आप याद रखिएगा, मुंबई में। ठीक है, और जब हम बात करते क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो यहाँ पर आप जयप्रकाश नारायण का, अरुणा आसफ अली का नाम, इन लोगों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इनसे भी रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? बताइए, एमजी राणे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, पंडित रमाबाई को, गोपाल हरि देशमुख को? तो यहाँ पर आपका एबीसीडी में से सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा,
हम लोकहितवादी कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर है। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। पेशे से ये एक न्यायाधीश थे और 1880 में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य भी रहे थे। गोपाल हरि देशमुख राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रतीक रूप से हस्त निर्मित खादी वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। ये ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश लोकहितवादी नाम से भी प्रसिद्ध थे। याद रखिएगा, इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश लोकहितवादी नाम। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? ये प्रश्न तो मैंने आपसे कई बार डिस्कस भी किया है शारदा एक्ट के बारे में। हरविलास शारदा जी का भी नाम मैंने आपको बताया था, जिनके नाम पर शारदा एक्ट इसका नाम पड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यूनतम आयु लड़का और लड़की की क्या थी? 12, 16, 18, 14, 18, 15, 21 या 16, 22। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है 14, 18। जब हम शारदा एक्ट देखेंगे, यहाँ पर मिनिमम एज जो लड़कियों की थी वो 14 वर्ष थी और लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। तो बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर भारतीय दंड संहिता ने वर्ष 1860 में 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध को अपराध की श्रेणी में रखा था। 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया था। मैंने लास्ट क्लास में आपको एज ऑफ कंसेंट एक्ट के बारे में बताया भी था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट में क्या बोला गया था कि 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह नहीं होगा। मतलब 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, और बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 में आपका पारित हुआ, जिसमें कि लड़कियों की जो शादी की उम्र 14 वर्ष कर दी गई और लड़कों की शादी की उम्र क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी को हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर किसके नाम से ये पड़ा? हरविलास शारदा के प्रयासों के कारण इस अधिनियम को हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? ये तो आप सभी को पता होगा। बाल गंगाधर तिलक ने, B.R. अम्बेडकर ने, V.D. सावरकर ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पर याद रखिएगा वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। परीक्षा में पूछा जाता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था? किसने तीनों आरटीसी में पार्टिसिपेट किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य साइन हुआ था? बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के बीच में। ये सब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये और यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम व्याख्या में देख लेते हैं। बी आपका सही उत्तर है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतों के उद्धार हेतु 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की थी। परीक्षा में पूछेगा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी। और 1927 में बहिष्कृत भारत नाम की पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। इसके माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुआं से पानी भरने जैसे सामाजिक व नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष किया था। ठीक है क्लास, आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? तो बता दीजिए जल्दी से। ये एक आसान प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है कई बार ये प्रश्न। तो दीवान मनीराम दत्त, ठीक है, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या फिर पियाली बरुआ। तो 1857 की क्रांति जब हम असम की बात करेंगे तो वहां पर कौन थे? वहां पर आपके दीवान मनीराम दत्त थे। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ए सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए असम के 1857 के विद्रोह की शुरुआत वहां के दीवान मनीराम दत्त ने की थी तथा वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया गया था, किंतु यह विद्रोह भी सफल नहीं हुआ तथा दीवान मनीराम दत्त को कोलकाता में फांसी दे दी गई, कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्लास। 21वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ अब हम सुमेलित करेंगे। यहाँ पर सूची 1 में आपको जगह के नाम दिए गए हैं झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद।
अभी हमने असम में देखा, असम में कौन थे आपके? दीवान मनीराम दत्त थे। अब आपको बताना है झांसी में, लखनऊ में, कानपुर, फैजाबाद में कौन थे। तो यहाँ पर झांसी की जब भी हम बात करते हैं तो हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, तो ए का फोर्थ 2 जगह दिया गया। लखनऊ की बात करते हैं तो बेगम हजरत महल की बात करते हैं, तो बी का 3rd हो गया। कानपुर की हम बात करेंगे तो कानपुर में अजमुल्ला खान हो गया, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह हो गया। तो उत्तर क्या आपका सही हो गया? ए आपका सही उत्तर हो गया। अब क्लास यहाँ पर आपको मैंने बता दिया विद्रोह के नेता कौन थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, लेकिन इनका दमनकर्ता कौन थे? किन्होंने इनके विद्रोह को दबाया था? किसने? ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा झांसी के विद्रोह को दबाया किसने था? जनरल ह्यूरोज ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने जो विद्रोह किया था उसको किसने दबाया था? कॉलिन कैम्पबेल ने। ठीक है। फिर कानपुर में अजीमुल्ला खान के विद्रोह को किसने दबाया था? कॉलिन कैम्पबेल ने। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह के विद्रोह को किसने दबाया था? कर्नल लील ने। तो ये भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। अब हम निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो बताइए किसने नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने, जोधपुर के राजपूत ने, या फिर मैसूर के शासक ने। तो ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या है बताइए। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है इंदौर के होलकर ने सब्सिडरी अलायंस या फिर सब्सिडरी ट्रीटी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए वेलेजली की सहायक संधि की नीति, जिसे कि हम पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर करने के लिए बाध्य करना था। हैदराबाद, अवध, मैसूर जैसे विशाल रियासतों ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। इसकी यह साम्राज्यवादी योजना सहायक संधि के रूप में सामने आई। इसके अंतर्गत क्या होता था? जिन रियासतों से जिनसे भी सहायक संधि की जाती थी वे रियासतें अपनी विदेशी एवं सैन्य नीति का संचालन नहीं कर सकते थे। मतलब विदेशी एवं सैन्य नीति अगर वो चाहें, ब्रिटिश, आपको पता है कि उस समय ब्रिटिशर्स भी थे, पुर्तगाली भी थे, ठीक है, फिर आपके डच भी थे। तो अगर वो चाहे कि किसी और विदेशी के साथ कोई संधि करे तो वो नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया है, वेलेस्ली के सहायक नीति को अपना लिया है, तो किसी और विदेशी के साथ वो किसी भी तरीके की मतलब नीति का संचालन नहीं कर सकते थे। और सैन्य रखने का, आर्मी रखने का भी उनके पास अब अधिकार नहीं था। आर्मी कौन प्रोवाइड करता था? सैन्य कौन प्रोवाइड करता था? ब्रिटिशर्स प्रोवाइड करते थे। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई किंग है उसके साथ आपने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया तो इसका मतलब ये किसी और से बाहर जाकर मदद नहीं मांग सकता है, क्योंकि उसने पॉलिसी में साइन किया है कि हम किन्हीं और विदेशी लोगों से मतलब नहीं कोई भी एग्रीमेंट करेंगे। दूसरी चीज, इसने की जो आर्मी थी, जो इनके जो फोर्स थे, अब वो ब्रिटिशर्स द्वारा रखे जा रहे हैं। तो अगर ये कभी ब्रिटिशर्स से छुटकारा भी चाहते हैं तो ये उन पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। उनको पता है कि भाई जो मेरी रक्षा कर रहा है उसके तो मालिक कोई और है। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने पूरी तरीके से अपनी आर्मी जो थी, अपने लोग थे, वो किसके हाथ में इनके चले गए? ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गए। ब्रिटिशर्स कितने वो थे, कितने शातिर थे। इन्होंने क्या बोला? एक राजा से कहा कि अरे भाई तुमको मुझसे खतरा नहीं है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? ये जो बगल वाला तुम्हारा पड़ोसी राजा है ना, वो तुम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। भारत में आप सोचिए, अलग अलग राज्य थे आपके, ठीक है, अलग अलग जगह के दूसरे दूसरे किंग थे, तो इन्होंने उनमें फूट डाली। उन्होंने कहा तुम्हें हम विदेशियों से खतरा नहीं है, जो हम भारत आए हमसे खतरा नहीं है तुम लोगों को खतरा तो अपने ही बगल वाले राजा से है, तो उनसे हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। बस तुमको क्या करना है, तुम्हारे यहाँ जो भी ये सब्सिडरी अलायंस साइन करनी है और कुछ एग्रीमेंट्स हमारे मानने हैं, हम तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, अपनी आर्मी प्रोवाइड करेंगे। अगर वो राजा कुछ भी हरकत करता है तो हम अपनी आर्मी से उस पर अटैक कर देंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद राजा पे कंट्रोल बना रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 23वें प्रश्न को हम देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो चलिए बताइए क्लास, यहाँ पर आपका कौन सा सही है?
करेक्ट उत्तर को आपको चुनना है। देश में अपराध के आंकड़े एकत्र और उनका विश्लेषण करने वाला राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अपने आंकड़ों में एनएसए के तहत मामलों को शामिल नहीं कर सकता है। दूसरा, केवल केंद्र सरकार ही एनएसए को लागू कर सकती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को। और तीसरा दिया गया है, एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर देखिए क्लास, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो विच कलेक्ट एंड एनालाइज द क्राइम स्टैटिस्टिक इन द कंट्री डज नॉट इंक्लूड द केसेस अंडर एनएसए इन इट्स स्टैटिक। ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट द एनएसए, ये गलत है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। पर्सन डिटेन अंडर द एनएसए हैज राइट टू नो द रीजन फॉर द अरेस्ट, ये भी आपका गलत है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? केवल एक आपका सही उत्तर है। एक बार हम व्याख्या को देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के कार्य को रोकने के लिए एनएसए केंद्र या राज्य सरकार को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देती है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों है, ध्यान से सुनिएगा। सरकार किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने से रोकने या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को कायम रखने के लिए भी हिरासत में ले सकती है। और राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो के पास एनएसए से संबंधित आंकड़े नहीं होते हैं, क्योंकि जब एनएसए लागू होता है तो उन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। ये चीज याद रखिएगा। कभी भी परीक्षा में पूछे, जब एनएसए आपके किसी उसके तहत किसी को रिकॉर्ड मतलब अरेस्ट करता है तो क्या एफआईआर करना जरूरी होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसी वजह से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास किसी भी तरीके के आंकड़े नहीं होते हैं। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के विशेष प्रावधान किया गया है? तो 370 में, बताइए 371 में, 371A में या 265 में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात की बात 371 में की गई है। बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर आपको याद रखना है, मैंने आप लोगों को बताया था नमाज मग से। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हम डिस्कस करते हैं। तब सबसे पहले आप याद रखेंगे 371 में हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करते हैं। अब 371 के ए में हम किसकी बात कर रहे हैं? नागालैंड से, एन से नागालैंड। फिर बी में हम किसकी बात कर रहे हैं? असम की। ठीक है, फिर सी में हम किसकी बात कर रहे हैं? मणिपुर की। फिर डी और ई में, यही आपको याद रखना है, डी और ई दोनों में हम अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना की बात करते हैं। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा 371 के डी और ई में हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। एस, फिर ई के बाद क्या आ गया? एफ। एफ में हम सिक्किम की बात करते हैं। फिर जी में हम मिजोरम की बात करते हैं। एच में हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। फिर मग में जी है ये। फिर इसमें हम इसकी बात करें, गोवा की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गोवा हो गया यहाँ पर, तो आई हो गया। और फिर लास्ट में के से कर्नाटक हो गया। तो नमाज मक करके अगर आपको याद रहता है तो आप याद रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप उस ट्रिक से इस चीज को याद रख सकते हैं। बस आपको ध्यान किस पे देना है, वो ये है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए डी और ई दो है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा और आप याद कर लीजिएगा नमाज मक। चलिए 25वां प्रश्न अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? तो प्रजातंत्र का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन की देन है। दूसरा है ब्रिटिश संविधान एक हारा संविधान है। तीसरा है ब्रिटिश कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए? डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन के देन है। हाँ, हमारे भारत में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो हमने अडॉप्ट की है वो ब्रिटेन के स्ट्रक्चर पे ही की है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में आपका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी बिल्कुल सही है। और ब्रिटेन लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सही उत्तर डी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ब्रिटेन में मोनार्की है ना, वहां पे एक राजा है, लेकिन हमारे भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ रिपब्लिकन गवर्नमेंट है। आप देखते हैं प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए
26वां प्रश्न अब हम देखते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। आचार संहिता का एक संवैधानिक आधार है और इसलिए चुनाव आयोग किसी भी उम्मीदवार को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आयोग ठहरा सकता है। दूसरा आपको दिया गया है यहाँ पर कि चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। तो यहाँ पर बताइए सही उत्तर आपका क्या है। कथनों में सही विकल्प को चुनें। आचार संहिता एक संवैधानिक है, बताइए ये आपका एक संवैधानिक आधार है? नहीं, ये गलत है, आपका संवैधानिक आधार नहीं है। ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू की जा सकती है। हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है यहाँ पर, ये चीज याद रखिएगा, ये आदर्श आचार संहिता है, तो ये स्वैच्छिक नैतिक आचार संहिता है। ठीक है, ना कि संवैधानिक आधार पर है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2। एक बार देख लेते हैं। आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे अक्सर एक स्वैच्छिक नैतिक आचार संहिता के रूप में परिभाषित किया जाता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पार्टियों, उम्मीदवारों और सरकार को जारी किए गए निर्देशों का यह एक समूह है। इन दिशा निर्देशों को नियंत्रित करने वाला कोई संवैधानिक कानून नहीं है, ये याद रखिएगा। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2001 में दिए गए एक निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से ही आदर्श आचार संहिता को लागू माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 27वां प्रश्न। पलाऊ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद है और कोरल रीफ को बचाने के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में पॉलिनेशिया क्षेत्र का एक हिस्सा है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? जब हम पलाऊ की बात कर रहे हैं क्लास, तो याद रखिएगा जो पलाऊ है ना, वो आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है। हाँ, और ये पहली कंट्री है जिसने की सनस्क्रीन पर बैन लगाया था। क्यों बैन लगाया था? क्योंकि कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन लगा के जब लोग पानी में जाते थे तो उनके बॉडी से सनस्क्रीन जो थी वो पानी में, समुद्र के पानी में घुल जाती थी, जिसके वजह से कोरल रीफ पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इसी वजह से पलाऊ ने सनस्क्रीन पर बैन लगा दिया और इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया रीजन इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये माइक्रोनेशिया में आता है, ना कि पॉलिनेशिया में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल 1। हम मैप में देखते हैं इसको, देखिए पलाऊ दिख रहा है आपको, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी के ऊपर आपको पलाऊ दिख रहा है। ये पैसिफिक ओशियन है, इधर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है और ये आपके माइक्रोनेशिया का पार्ट है, ना कि पॉलिनेशिया का। ये चीज क्लियर हो गई क्लास? दिमाग में इस चीज को बना के रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28वां प्रश्न। अर्थक्वेक स्वाम की बात की गई है, भूकंप श्रृंखला की के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार हमें करना है। यह एक कमजोर मुख्य झटके के बिना कम तीव्रता के भूकंप की एक श्रृंखला है। दूसरा, यह दिनों, सप्ताहों से लेकर महीनों तक की अवधि में होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बताइए, अर्थक्वेक स्वाम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर पहला जो है कि ये लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक होता है, ठीक है, जहां पे शॉक्स बहुत ही कमजोर होते हैं और इट अकर ओवर अ पीरियड ऑफ डेज, वीक टू द मंथ। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें ABCD में से आपका जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है? C आपका सही स्टेटमेंट है। देखिए, यदि ऐसा कोई झटका ना आए जिसमें स्पष्ट रूप से मुख्य झटका कहा जा सके, तो इन झटकों के क्रम को हम भूकंप झुंड कहते हैं। भूकंप झुंड या श्रृंखला कई कम परिणाम वाले भूकंपों की एक श्रृंखला है जो एक मुख्य झटके के बिना होती रहती है। वे एक स्थानीय क्षेत्र में होती है और कुछ दिनों, हफ्तों से लेकर महीनों तक की अवधि में होती है। ये हमने आपको प्रश्न के माध्यम से बता दिया है। 29 प्रश्न को हम देखते हैं। मत्स्य से संबंधित अधोलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। फिशरीज से रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पर। तो बताइए, सोनार का उपयोग जल के किसी नीचे मछलियों के स्रोतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका सही है कि गलत? ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि किसका हम यूज पानी में करते हैं। तो सोनार का यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए सोर्सेस को, ठीक है।
90% मछली समुद्र से एवं 10% मछली आंतरिक क्षेत्र में पकड़ी जाती है। फिर आपका दिया गया है मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र 40 डिग्री से, ये 400 नहीं है, इसको 40 डिग्री करिए, 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। अगर क्लास आपने पहले के सेशंस देखे होंगे तो उसमें मैंने ओशियन करंट्स के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था जिन रीजन्स में आपके हॉट करंट और कोल्ड करंट मिलती है आपके, उस रीजन में फिशिंग एरियाज होते हैं, यहां पर मछली पकड़ने वाला काम होता है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो 40 डिग्री टू 60 डिग्री वाली जो ये रेंज है, यहां पर आपकी ज्यादा फिशरीज मतलब एक्टिविटीज होती है, प्रमुख क्षेत्र होते हैं ये। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आपके तीनों ही जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है और उत्तर सी आपका सही है। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। 30 प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेमेटाइट लोहे का 79% भंडार भारत के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है। हेमेटाइट लोहे में लोहे का अंश 60 से 70% तक होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ एवं कुटप्पा शैलों में पाया जाता है। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? देखिए हमने कई बार डिस्कशन किया, जब हम धारवाड़ रेंज की बात करते हैं तो धारवाड़ रेंज में हमें मिनरल्स मिलते हैं। जब हम गोंडवाना रेंज की हम बात करते हैं तो गोंडवाना रेंज में हमें कोयला मिलता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो धारवाड़ और कुटप्पा शैलों में हमें आयरन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। हेमेटाइट में आपके 60 से 70% आपका होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, हेमेटाइट लोहे का 79% भंडार भारत के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है, ये भी सही है। यहां पर सी आपका सही उत्तर है। अब ये जो आपका टॉपिक है ना, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हर बार यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। देखिए हेमेटाइट की बात हम करेंगे तो ये लोहे का ऑक्साइड होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसका रंग अगर आप देखेंगे तो लाल गेरुआ होता है और भारत में जो अधिकांश लोहा जो पाया जाता है वो हेमेटाइट का लोहे ही होते हैं। ठीक है, जिसमें लोहे के अंश 60 से 70% होते हैं और धारवाड़ और कुटप्पा शैलों में मेनली ये हमें मिलते हैं। और भंडार देखेंगे तो 79% भंडार हमें पूर्वी क्षेत्रों में जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मिलता है। ये चीज क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से जब हम कोयला की बात करते हैं तो हम गोंडवाना रेंज की बात करते हैं, ये भी आपको पता है। और संचित भंडार अगर कोयले का हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में। उत्पादन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, फिर यहां पर देख लीजिए क्लास, इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं, कोयला की खानें देख सकते हैं। ये चीज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा अलग से भी, तो वहां पर अपडेटेड पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको यहां पे अब स्किप करते हैं, जब चीजें अपडेट हो जाएगी तब आपको बताया जाएगा। 31 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित मृदा है, इसका विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ है। तो ये किसके बारे में बोला गया है? तो बताइए, भाबर के प्रदेश के बारे में, तराई प्रदेश के बारे में, बांगर प्रदेश के बारे में, या फिर खादर प्रदेश के बारे में? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? ए, बी, सी, डी में से बताइए। तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हिमालयन रीजन है, इधर जो बड़े बड़े पथरीले वाले जो है ना एरिया, उसको हम भाबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दलदली एरिया आता है, जैसे गोरखपुर हो गया, या हम कह सकते हैं यूपी नेपाल का बॉर्डर, ये तराई रीजन है। यहाँ पे मच्छर बहुत मिलते हैं जिसकी वजह से मस्तिष्क रोग होता है, इंसेफेलाइटिस होता है। ठीक है, तो ये सब तराई रीजन है, दलदली एरिया टाइप का है। फिर उसके बाद आपका आता है खादर और बांगर, ये रिवर है, समझिएगा। रिवर के जो बगल वाले एरियाज है जहां पर हमें क्या न्यू जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा मिलती है, न्यू एलुवियल सॉइल मिलता है, उसको हम खादर रीजन कहते हैं। और जहां पर हमें ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलता है, पानी के दूर के रीजन जहां पर ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, उनको हम बांगर रीजन कहते हैं। ये चीज क्लियर है ना क्लास? चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहां पर हम देख लेते हैं
ऊपर दिए गए कथन खादर से प्रदेश से संबंधित है या प्रदेश नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित होता है या बाढ़ प्रायः हर वर्ष। हाँ, बाढ़ आएगी क्योंकि नदी के बगल में जब होगा पानी ज्यादा आएगा तो बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, खादर प्रदेश का ही विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में भी हुआ है। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिमी बंगाल व बांग्लादेश में फैला हुआ है। अगला अब हम देखते हैं क्लास 32 प्रश्न को। छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृति या जो दिखाई देती है, तो यहाँ पर मशरूम रॉक की बात की गई है। मशरूम रॉक जो है वो स्पेशल टाइप का लैंडफॉर्म है जो कि हमें कहाँ दिखाई देता है, रिवर वैलीज में, माउंटेन पीक्स में, कोस्टल एरियाज में या फिर डेजर्ट्स में। तो ये हमें डेजर्ट्स में दिखता है। डी आपका सही उत्तर है। देखिए कुछ इस तरीके से होता है और ये मेनली आपके एयर इरोजन, पवन के अपरदन संबंधी कार्य प्रमुख, मतलब हवा इतनी तेज चलती है ना कि वहां की जो आपकी चट्टान है वो कुछ इस तरीके से बन जाती, मशरूम के शेप। चलिए अगला हम देखेंगे 33वां प्रश्न। मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? तो बताइए, लौह अयस्क में, मैग्नीज में, तांबा अयस्क में या फिर बॉक्साइड में? तो मलाज खंड जो कि मध्य प्रदेश में है वो किसके प्रोडक्शन के लिए आपका जाना जाता है? तो ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या है? वो आपके कॉपर के प्रोडक्शन के लिए, ओर के लिए जाना जाता है। मलाज खंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। देखिए ध्यान से, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाज खंड स्थित है। ये एशिया में सबसे बड़ी तांबे की खदानें मौजूद है यहाँ पर, और देश का 70% जो तांबा है वो मलाज खंड से निकलता है। बालाघाट एमपी, याद रखिएगा। कोयला की बात करें तो कोयला के लिए झारखंड फेमस है। झारखंड में आपने धनबाद, सिंहभूमि, गिरिडीह का नाम सुना होगा। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज, आसनसोल, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कोयले के लिए रायगढ़, उड़ीसा में तलचर। परीक्षा में ये सब यार क्लास में क्या बताऊं, परीक्षा में हर बार यहां से प्रश्न बनता है और मैं टेस्ट में आपको बोलती हूं, देखिए हमें ना अपने पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा और जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे मैम ने कहा कि हर साल प्रश्न बनता है तो जरूरी नहीं है कि बने ही, लेकिन अगर बन गया तो, और हम नहीं पढ़ के गए, हमने देखा कि परीक्षा में यहां से प्रश्न बन रहा था लेकिन तब भी हम नहीं पढ़ के गए तो हमें बहुत दुख होगा। तो इससे अच्छा है कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लो। परीक्षा में पूछा जाता है सिंगरौली कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश में है। सिंगरैनी की बात करेंगे तो वो तेलंगाना में है। ठीक है, इसी तरीके से नामचिक की बात करते हैं, ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नामपुक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। माकूम कहाँ है? असम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जो मैं हाईलाइट करने जा रही हूं वो तो आपको पता ही होना चाहिए। सिंगरैनी कहाँ बताएंगे? तेलंगाना में। सिंगरौली बोलेंगे तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नामचिक, नामपुक ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, कई बार पूछा गया है। माकूम कहाँ है बताइए? असम में। ठीक है, फिर तलचर पूछा गया उड़ीसा में। सिंहभूमि, गिरिडीह ये सब कहाँ है? ये सब आपका झारखंड में है। इसी तरीके से तांबे की बात करेंगे तो हजारीबाग, झारखंड। ठीक है, खितड़ी कहाँ है? तांबे के लिए फेमस है, राजस्थान में। पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाओगे, प्रश्न बना है यहां से। झुंझुनू जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है, तांबे के लिए फेमस है, परीक्षा में प्रश्न बना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर रायचूड़ याद रखिएगा, कर्नाटक में है। ठीक है, बालाघाट मध्य प्रदेश में है, अग्निगुंडल आंध्र प्रदेश में है। जो भी चीज बता रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। इसी तरीके से पेट्रोलियम की बात करेंगे तो असम याद रखेंगे आप। दिग्बोई, सुरमा घाटी। सुरमा घाटी कहाँ पर है? बोलो, असम में है। सुरमा घाटी कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, लोहे की बात करेंगे उड़ीसा में तो कोइंछर, मयूरभंज, सोनाई, परीक्षा में पूछा गया है सब। झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू। ठीक है, मध्य प्रदेश में जबलपुर। कर्नाटक में आप देखेंगे तो बेल्लारी, चिंगमंगलूर, परीक्षा में पूछा गया है। जीतल दुर्ग पूछा गया है। ठीक है, रत्नागिरी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इसी तरीके से हीरे के लिए देखेंगे तो मध्य प्रदेश, जस्ता के लिए देखेंगे तो राजस्थान में उदयपुर। यूरेनियम याद रखिएगा, झारखंड, रांची, हजारीबाग, सिंहभूमि। ठीक है, बस इतना भी याद रखिए और हम मिनरल्स डिस्कस करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न। दालों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी कौन है? बताइए कौन है? तो चीन, यूएसए, भारत या वियतनाम? तो यहां पर हमारा भारत है, तो सी आपका
सही उत्तर हो गया। अब 35वां प्रश्न को देखते हैं। महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की नदी है महावेली गंगा? बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की या फिर नेपाल की? तो A, B, C, D में से आपका सही उत्तर क्या है? ये श्रीलंका की एक नदी है। C आपका एकदम सही उत्तर है। तो ये प्रश्न जो था वो आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लास्ट में क्लास में आपको यही बोलूंगी, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम बताइएगा और आपको किन टॉपिक्स को कवर करना है वो बताइएगा। सेंसस हमने कवर किया, आप लोग की डिमांड थी। एनवायरमेंट हमने कवर किया। इकोनॉमिक्स के प्रश्न मुझे कवर करने हैं क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स के बारे में मुझसे बोला था। ठीक है, वो भी मैं अभी कवर करूंगी आने वाली क्लासेस में, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। और अगर कोई टॉपिक है, कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी, लेकिन एंड करने के पहले फिर जाते जाते वही चीज रिपीट करूंगी कि गुरु जो है वो आपको दिशा बताएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं बताएगा। ठीक है, हम आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन परफॉर्मेंस आपको खुद को देनी है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। एकदम पढ़ते रहिए, रोज अपना कर्म करिए। अपना कर्म आप करेंगे तो आपको आपके माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। एग्जामिनेशन हॉल में आपको खुद को बैठना है। तो इसीलिए बिना किसी बाधा के रोज पढ़ाई करिए। कोई भी दिक्कत हो बताइएगा, डिकोड एग्जाम आप लोगों के साथ है। ठीक है, कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन पढ़िएगा जरूर क्लास और रेगुलर। कुछ टॉपिक सेंसस रोज पढ़िए, करंट अब रोज पढ़िए। ठीक है, थोड़ा टाइम फिक्स कर लीजिए कि 1 घंटे मुझे इस मंथ का करंट पढ़ना है, अगले दिन मुझे इस मंथ का करंट पढ़ना है, फिर तीसरे दिन मुझे इस मंथ का करंट पढ़ना है, चौथे दिन मुझे 3 महीने के करंट अफेयर को रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई को अब छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप बांटेंगे तो आपको पढ़ाई बहुत बड़ी भी नहीं लगेगी, बहुत बोझ भी नहीं लगेगा और अच्छे तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद क्लास, आशा करती हूं आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आप सभी लोग स्वस्थ रहें। ठीक है, आपका आत्मविश्वास बना रहे, आप लोग पढ़ाई करें और सफलता आपको शीघ्र मिले। धन्यवाद।